नमस्ते और स्वागत है। आज हम विज्ञान के एक बहुत ही दिलचस्प अध्याय पर थोड़ी गहरी नजर डालेंगे। बिल्कुल। हमारे पास कक्षा 7 के विज्ञान विषय के अध्याय 3 ऊष्मा पर आधारित कुछ संक्षिप्त नोट्स हैं। हाँ, और आज का हमारा लक्ष्य है कि इन नोट्स में दिए गए हर एक बिंदु को, हर एक लाइन को हम क्रम से समझें। हाँ, हम ऐसा करेंगे कि पहले नोट्स में जो लिखा है उसे शब्दशः पढ़ेंगे और फिर उसे आसान भाषा में समझेंगे, जैसे क्लास में होता है। बिल्कुल। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ शीर्षक है विज्ञान कक्षा 7 अध्याय 3 ऊष्मा। और इसके नीचे लिखा है एनसीईआरटी आधारित संक्षिप्त नोट्स परीक्षा के लिए उपयोगी। सही। यहाँ एक चित्र भी दिखाया गया है। इसमें एक चमकता हुआ सूरज है, एक थर्मोमीटर और एक गर्म चाय का कप। हाँ, ये चित्र हमें एक अंदाजा दे रहा है कि आज हम गर्मी यानी ऊष्मा से जुड़ी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। मतलब ये सब गर्मी के अलग-अलग रूप हैं। एक तरह से सूरज, थर्मोमीटर, गरम कप, ये सभी गर्मी के रूपों और उसे मापने के तरीके की ओर इशारा कर रहे हैं। ठीक है, तो अगला विषय है गर्म तथा ठंडा, मतलब हॉट एंड कोल्ड। हम्म। इसमें लिखा है हम केवल छूकर ये निश्चय नहीं कर सकते कि कोई वस्तु कितनी गर्म है। हमारी स्पर्श इंद्रिय, सेंस ऑफ टच, विश्वसनीय नहीं है। ये बहुत जरूरी बात है। इसका सीधा सा मतलब है कि सिर्फ हाथ लगाकर हम भरोसे से नहीं कह सकते कि कोई चीज असल में कितनी गर्म या ठंडी है। मतलब हमारी छूने की शक्ति हमें धोखा दे सकती है। हाँ, बिल्कुल। और इसको समझाने के लिए यहाँ एक चित्र भी है। हाँ, इस चित्र में 3 बर्तन दिखाए गए हैं। एक व्यक्ति अपने दोनों हाथों को पहले और तीसरे बर्तन में रखता है और फिर दोनों हाथों को एक साथ बीच वाले बर्तन में डालता है। हम्म। और फिर निष्कर्ष लिखा है एक हाथ को पानी गर्म लगेगा और दूसरे को ठंडा, इसलिए हमें ताप मापने की आवश्यकता है। बिल्कुल। ये प्रयोग यही दिखाता है कि हमारी स्पर्श इंद्रिय भरोसेमंद क्यों नहीं है। अच्छा। अगर आप एक हाथ ठंडे और दूसरा गर्म पानी में डालकर फिर दोनों को सादे पानी में डालें, तो जो हाथ ठंडे पानी में था उसे सादा पानी गर्म लगेगा। और जो गर्म में था उसे ठंडा लगेगा। बिल्कुल। जबकि पानी का तापमान तो एक ही है, पर महसूस अलग-अलग हुआ। इसीलिए हमें तापमान मापने के लिए किसी यंत्र, मतलब थर्मोमीटर की जरूरत होती है। सही। तो अगला शीर्षक यही है, ताप और तापमापी। इसमें ताप यानी टेम्परेचर के बारे में लिखा है। किसी वस्तु की गर्मी या उष्णता की विश्वसनीय माप उसके ताप से की जाती है। हाँ, मतलब ताप या तापमान किसी चीज के गर्म या ठंडे होने का एक पक्का नाप है। ये हमें बताता है कि कोई वस्तु असल में कितनी गर्म है। ठीक है। और फिर तापमापी के 2 प्रकार बताए गए हैं। हम्म। पहला है डॉक्टरी थर्मामीटर, शरीर का ताप मापने के लिए, और इसके साथ एक डॉक्टरी थर्मामीटर का चित्र भी है। और दूसरा? दूसरा है प्रयोगशाला थर्मामीटर, अन्य वस्तुओं का ताप मापने के लिए, और इसके साथ एक प्रयोगशाला थर्मामीटर का चित्र बना है। इसका मतलब ये हुआ कि तापमान मापने के लिए दो मुख्य तरह के थर्मोमीटर होते हैं। एक जो डॉक्टर हमारे शरीर का बुखार नापने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा जो लैब में पानी या किसी और चीज का तापमान मापने के लिए इस्तेमाल होता है। बिल्कुल सही। चलिए अब डॉक्टरी थर्मोमीटर को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। शीर्षक है डॉक्टरी थर्मोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर। इसकी संरचना बताई गई है, लंबी, बारीक और एक समान व्यास वाली कांच की नली। ठीक है। इसके बल्ब के बारे में लिखा है, इसमें पारा, मर्क्यूरी भरा होता है, और स्केल है सेल्सियस स्केल, डिग्री सेल्सियस। हाँ, डॉक्टरी थर्मोमीटर की बनावट ऐसी ही होती है। एक पतली कांच की ट्यूब जिसके अगले हिस्से में एक बल्ब होता है और उसमें पारा, वो चमकीला पदार्थ, भरा होता है। और इसका परिसर मतलब रेंज बताई गई है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस। हाँ, क्योंकि ये केवल इंसान के शरीर का तापमान मापने के लिए बना है और हमारे शरीर का तापमान सामान्यतः इसी के बीच रहता है। अच्छा। और मानव शरीर का सामान्य ताप बताया गया है 37 डिग्री सेल्सियस। जी, एक स्वस्थ इंसान के शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस ही माना जाता है। और यहाँ चित्र में भी 37 डिग्री पर एक लाल निशान दिखाया गया है। हाँ, मैंने देखा। अब अगला विषय है थर्मोमीटर उपयोग करने की सावधानियां। ये बहुत जरूरी है। पहला पॉइंट है धोना। उपयोग से पहले और बाद में धोएं, रोगाणुरोधक घोल से। मतलब एंटीसेप्टिक लिक्विड से साफ करें ताकि कीटाणु ना फैलें। फिर है झटकना।
उपयोग से पहले पारा 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो। हाँ, ये भी जरूरी है ताकि सही रीडिंग आए। फिर पढ़ने का तरीका, पारे का तल दृष्टि रेखा यानी आई लेवल की सीध में रखें मतलब अपनी आंखों के ठीक सामने रखकर पढ़ें, ऊपर या नीचे से नहीं। और पकड़ने के बारे में लिखा है, पढ़ते समय बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप बल्ब से पकड़ेंगे तो आपके हाथ की गर्मी से पारा चढ़ सकता है और रीडिंग गलत हो जाएगी। अच्छा। और आखिरी सावधानी है, कांच का बना है, टकराने पर टूट सकता है। सही है। हाँ, सही तरीका दिखाया गया है। अब आते हैं दूसरे थर्मोमीटर पर, प्रयोगशाला तापमापी, लेबोरेटरी थर्मोमीटर। इसका उपयोग बताया गया है वस्तुओं जैसे पानी, रसायन का ताप मापने के लिए, मानव शरीर नहीं। बिल्कुल। ये थर्मामीटर लैब में चीजों का तापमान मापने के काम आता है। इससे शरीर का तापमान नहीं मापा जाता। और इसका परिसर मतलब रेंज है -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस। ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, इसकी रेंज डॉक्टरी थर्मामीटर से बहुत ज्यादा होती है। ये -10 डिग्री की ठंड से लेकर 110 डिग्री की गर्मी तक माप सकता है। मतलब उबलते पानी से भी ज्यादा। ठीक है। अब प्रयोगशाला तापमापी, उपयोग के नियम। इसके भी कुछ नियम हैं। पहला है, इसे ऊर्ध्वाधर सीधा रखना चाहिए, तिरछा नहीं। हाँ, इसे हमेशा सीधा खड़ा रखना चाहिए। दूसरा, बल्ब द्रव में पूरी तरह डूबा होना चाहिए। सही है, तभी वो द्रव का सही तापमान बताएगा। और तीसरा, बल्ब बर्तन की तली या दीवारों को नहीं छूना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर बल्ब बर्तन को छुएगा तो वो बर्तन का तापमान बताने लगेगा, तरल का नहीं। ओह, समझ गया। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात लिखी है, IMP करके। क्या? ताप तभी नोट करें जब थर्मामीटर द्रव के अंदर हो। बिल्कुल, ये सबसे जरूरी बात है। क्योंकि बाहर निकालने पर तो हवा के संपर्क में आकर तापमान तुरंत बदल जाएगा। हाँ, यहाँ चित्र में भी एक बीकर में रखे पानी में थर्मामीटर को सीधा डालकर तापमान मापते हुए दिखाया गया है। अगला टॉपिक है विभंग, किंक। यह पारे के तल को अपने आप नीचे गिरने से रोकता है, सिर्फ डॉक्टरी थर्मामीटर में। हाँ, ये डॉक्टरी थर्मामीटर में बल्ब के पास एक छोटा सा मोड़ होता है, जिसे विभंग या किंक कहते हैं। तो इसका काम यह है कि जब हम थर्मामीटर मुंह से बाहर निकालते हैं तो पारा तुरंत नीचे न गिरे। बिल्कुल, ताकि हम आराम से रीडिंग देख सकें। ये सिर्फ डॉक्टरी थर्मामीटर में ही होता है। अच्छा, अब सुरक्षा की बात। एक चेतावनी है, पारा विषाक्त है, टूटने पर खतरा होता है। हाँ, पारा एक जहरीला पदार्थ है। अगर थर्मामीटर टूट जाए तो ये खतरनाक हो सकता है। तो इसका समाधान क्या है? समाधान है, अंकीय तापमापी का प्रयोग करें। हाँ, नीचे एक डिजिटल थर्मामीटर का चित्र भी दिखाया गया है। ये ज्यादा सुरक्षित है। बिल्कुल, इनमें पारा नहीं होता। चलिए, अब एक नए और बड़े विषय पर आते हैं, ऊष्मा का स्थानांतरण। इसका नियम है, ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। हमेशा। ये प्रकृति का नियम है। गर्मी हमेशा ज्यादा गर्म जगह से कम गर्म जगह की तरफ ही जाती है। यहाँ एक बहुत अच्छा चित्र है। इसमें एक बर्तन को बर्नर पर गर्म किया जा रहा है और ऊष्मा के तीनों तरीके दिखाए गए हैं। हाँ, इसमें विकिरण, चालन और संवहन तीनों को एक साथ दिखाया गया है। जैसे विकिरण में आग की गर्मी बिना माध्यम के बर्तन तक पहुंच रही है। सही। चालन में बर्तन का हैंडल गर्म हो रहा है, ये ठोस में होता है। और संवहन? और संवहन में बर्तन के अंदर का पानी गर्म हो रहा है, जो कि एक द्रव है। बिल्कुल, ये चित्र बहुत अच्छे से दिखाता है कि जब हम पानी गर्म करते हैं तो ये तीनों प्रक्रियाएं एक साथ कैसे काम करती हैं। तो पहला तरीका विस्तार से समझते हैं, 1. चालन। ठीक है। वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है। यह प्रायः ठोसों में होता है। हाँ, चालन गर्मी के फैलने का वो तरीका है जो ज्यादातर ठोस चीजों में होता है। इसमें गर्मी एक कण से दूसरे कण को छूकर आगे बढ़ती है। जैसे चित्र में एक धातु की छड़ के एक सिरे को मोमबत्ती से गर्म किया जा रहा है और गर्मी धीरे धीरे दूसरे ठंडे सिरे की ओर बढ़ रही है। बिल्कुल, जैसे हम चम्मच का एक सिरा गर्म चाय में डालते हैं तो दूसरा सिरा भी धीरे धीरे गर्म हो जाता है। वो चालन की वजह से ही होता है। और इसी से जुड़ा अगला टॉपिक है चालक और कुचालक। ऊष्मा चालक यानी कंडक्टर्स। ऊष्मा आसानी से प्रवाहित होती है। उदाहरण, एल्यूमिनियम, लोहा, तांबा। मतलब जिन चीजों में से गर्मी आसानी से निकल जाती है, हाँ। उन्हें चालक कहते हैं, जैसे कि धातुएं। और दूसरे हैं ऊष्मारोधी या कुचालक।
मतलब इंसुलेटर्स। ऊष्मा आसानी से प्रवाहित नहीं होती। उदाहरण प्लास्टिक, लकड़ी, रबर, हवा, पानी। हाँ, और जिन चीजों में से गर्मी आसानी से नहीं गुजर पाती, उन्हें कुचालक कहते हैं। इसीलिए खाना पकाने वाले बर्तनों के हैंडल प्लास्टिक या लकड़ी के बने होते हैं। बिल्कुल सही, ताकि हमारा हाथ न जले। अब दूसरा तरीका 2 संवहन। जी। ये द्रवों यानी लिक्विड्स और गैसों यानी गैसेस में होता है। गर्म अणु ऊपर उठते हैं और ठंडे अणु उनका स्थान ले लेते हैं। हाँ, संवहन गर्मी फैलने का वो तरीका है जो तरल पदार्थों और गैसों में होता है। तो इसमें जब कोई हिस्सा गर्म होता है, वो हल्का होकर ऊपर उठता है। और उसकी जगह लेने के लिए ठंडा और भारी हिस्सा नीचे आता है। यह प्रक्रिया एक चक्र की तरह चलती रहती है और पूरा तरल या गैस गर्म हो जाता है। पानी इसी तरह उबलता है। चित्र में भी यही दिखाया गया है। एक फ्लास्क में पानी गर्म हो रहा है, नीचे का गर्म पानी ऊपर उठ रहा है और ऊपर का ठंडा पानी नीचे आ रहा है। और अब है प्रकृति में संवहन, समीर, ब्रीज। ये इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। इसमें पहला है समुद्र समीर, सी ब्रीज। दिन में स्थल जल्दी गर्म होता है। ठंडी हवा समुद्र से स्थल की ओर आती है। हाँ, दिन में जमीन जल्दी गर्म हो जाती है तो वहां की हवा ऊपर उठती है। उसकी जगह लेने समुद्र से ठंडी हवा आती है। इसे समुद्र समीर कहते हैं। और दूसरा है थल समीर, लैंड ब्रीज। रात में स्थल जल्दी ठंडा होता है। ठंडी हवा स्थल से समुद्र की ओर जाती है। रात में इसका ठीक उल्टा होता है। जमीन जल्दी ठंडी हो जाती है और समुद्र गर्म रहता है, तो हवा जमीन से समुद्र की तरफ चलती है। इसे थल समीर कहते हैं। यहाँ 2 चित्र भी हैं। पहले में दिन के समय समुद्र से जमीन की तरफ और दूसरे में रात के समय जमीन से समुद्र की तरफ हवा चलती दिखाई गई है। अब तीसरा तरीका 3 विकिरण, रेडिएशन। ऊष्मा स्थानांतरण का वह प्रक्रम जिसमें किसी माध्यम जैसे वायु की आवश्यकता नहीं होती। ये सबसे अनोखा तरीका है। इसमें किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती। गर्मी सीधी किरणों के रूप में चलती है। उदाहरण दिया है, सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा आना, हीटर के सामने बैठने पर गर्मी लगना। बिल्कुल, सूरज की गर्मी हम तक इसी तरीके से पहुंचती है, क्योंकि अंतरिक्ष में तो हवा भी नहीं है। और आग या हीटर के पास बैठने पर जो गर्माहट महसूस होती है, वो भी विकिरण ही है। और एक तथ्य भी है, सभी गर्म पिंड विकिरण उत्सर्जित करते हैं। सही। अब अगला विषय है वस्त्र और रंग, क्लोथ्स एंड कलर्स। अच्छा। नियम। गहरा रंग ऊष्मा अवशोषित करता है, हल्का रंग परावर्तित करता है। हाँ, कपड़ों के रंग का भी गर्मी से सीधा संबंध है। तो गर्मियां हल्के सफेद वस्त्र ऊष्मा परावर्तित करते हैं = ठंडक। बिल्कुल, इसीलिए गर्मियों में हम सफेद या हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं, ताकि ठंडक महसूस हो। और सर्दियां गहरे काले वस्त्र ऊष्मा अवशोषित करते हैं = गर्माहट। और सर्दियों में गहरे रंग के कपड़े पहनते हैं, ताकि वे धूप को सोखकर हमें गर्म रखें। नीचे एक काले और एक सफेद बर्तन का चित्र भी है जो धूप में रखे हैं, शायद ये दिखाने के लिए कि काला बर्तन ज्यादा गर्म होगा। हाँ, बिल्कुल यही समझाने के लिए। ठीक है, अब आखिरी पन्ने पर आते हैं। सर्दियों में ऊनी वस्त्र। एक सवाल है, ऊन हमें गर्म क्यों रखती है? ये बहुत अच्छा सवाल है। की फैक्ट दिया है, वायु ऊष्मा की कुचालक है। हाँ, इसका राज हवा में ही छिपा है। ऊनी कपड़े हमें इसलिए गर्म रखते हैं क्योंकि ऊन तो ऊष्मा का कुचालक है ही, साथ ही उसके रेशों के बीच बहुत सारी हवा फंसी रहती है। और हवा भी ऊष्मा की कुचालक है। बिल्कुल। तो ये फंसी हुई हवा हमारे शरीर की गर्मी को बाहर निकलने से रोकती है, जिससे हमें गर्माहट महसूस होती है। यहाँ एक प्रवाह चार्ट भी है। ऊन से ऊष्मारोधी, फिर रेशों के बीच वायु और फिर शरीर की गर्मी को बाहर जाने से रोकना। हाँ, यही पूरी प्रक्रिया है। और यहाँ एक टिप भी है, एक मोटे कंबल की जगह 2 पतले कंबलों को जोड़कर ओढ़ना अधिक गर्म है। उनके बीच वायु की परत होती है। ये बहुत काम की जानकारी है। मतलब अगर 2 पतले कंबल ओढ़े तो ज्यादा गर्मी लगेगी। हाँ, क्योंकि दोनों कंबलों के बीच हवा की एक परत बन जाती है, जो गर्मी को बाहर जाने से और भी बेहतर तरीके से रोकती है। अब एक सेक्शन है, क्या आप जानते हैं, फैक्ट बॉक्स। अच्छा, क्या लिखा है? सेल्सियस स्केल की खोज स्वीडन के खगोलशास्त्री एंडर्स सेल्सियस ने 1742 में की थी। शुरुआत में उन्होंने उबलते पानी का ताप 0 डिग्री सेल्सियस और जमने का ताप 100 डिग्री सेल्सियस रखा था। बाद में इसे उलट दिया गया। अरे वाह, ये तो बड़ा रोचक तथ्य है। मतलब शुरू में ये स्केल उल्टा था। हाँ,
बाद में इसे ठीक करके वैसा बनाया गया जैसा हम आज जानते हैं। 0 डिग्री पर जमना और 100 डिग्री पर उबलना। बहुत दिलचस्प। और अध्याय के अंत में प्रमुख शब्द कीवर्ड्स दिए गए हैं। सेल्सियस स्केल, चालन, संवहन, विकिरण, कुचालक और तापमापी। बिल्कुल, ये इस अध्याय के सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। सेल्सियस स्केल तापमान की इकाई है। चालन, संवहन, विकिरण ऊष्मा के जाने के तरीके हैं। कुचालक वो हैं जिनसे ऊष्मा नहीं गुजरती, और तापमापी तापमान मापने का यंत्र है। तो ये थी हमारी आज की चर्चा कक्षा 7 के विज्ञान अध्याय ऊष्मा पर। हमने इसके हर एक बिंदु को क्रम से पढ़ा और समझा। अगर आप रेलवे, एसएससी, बैंकिंग या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर परीक्षाओं में सवाल सीधे या घुमाकर एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। इसीलिए हमने आपके लिए कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के एनसीईआरटी नोट्स तैयार किए हैं, जो सरल भाषा और परीक्षा उपयोगी हैं। अगर आप ये नोट्स लेना चाहते हैं तो अभी व्हाट्सएप नंबर 9229909706 पर मैसेज करें। नोट्स की कीमत बहुत कम है, तो बिना देर किए अभी मैसेज करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे जरूर सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक अवश्य दें।